बेटा फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जब हम पिछली बार विज्ञान पढ़ रहे थे तो हमने अपवर्तनांक पाठ के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। ठीक है, आज बेटा हम उसका अगला टॉपिक लेते हैं। वो क्या है कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। क्या है? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। देखो बेटा, हमने तुम्हें बताया था पहले उस समय कि अपवर्तनांक क्या होता है। प्रकाश की वायु अथवा वायु में चाल बटे उस माध्यम में चाल, यानी नीटा इजिकल टू या एन इजिकल टू क्या होता था? सी अपॉन बी। ठीक है, अब यदि हमें ग्लास में चाल है, ग्लास का मतलब कांच में चाल मालूम है, तो हम कैसे लिखेंगे उसे? जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो हमें वायु के सापेक्ष ग्लास की अगर हमें वो निकालना है अपवर्तनांक, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे ए एन जी। ठीक है, वही सी अपॉन बी, तो सी तो वही रहेगा, सी का मतलब प्रकाश की वायु में चाल बटे ग्लास में चाल। तो ये हमने ए एन जी, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल ऐसे लिखी जाएगी। अब हमारा दूसरा माध्यम है, वो क्या है? पानी में। पानी का अपवर्तनांक, तो हम पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालेंगे? वायु के। तो ए एन डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? सी अपॉन वी डब्ल्यू, यानी कि वायु प्रकाश की वायु में चाल बटे पानी में चाल। ठीक है, ये हमारी समीकरण हो गई दो। अब यदि हमें मान लो ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष? पानी का अपवर्तनांक निकालना है ग्लास के सापेक्ष। किसका निकालना है? पानी का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? ए म्यू जी, ए एन जी बटे ए एन डब्ल्यू, क्योंकि जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसे पहले लिखते हैं और जिसका निकालना होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में है उसे नीचे लिखेंगे। अब ए एन जी क्या था? सी अपॉन वी जी, सी अपॉन वी जी, और ए एन डब्ल्यू क्या था? सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो जब हम बटे में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन सी। ठीक है, तो अगर हमें पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना है तो जी एन डब्ल्यू बराबर सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। ठीक है, यानी कि यहां पे देखो उलट गया। पहले क्या है? जी, इसका मतलब हम पानी का अपवर्तनांक किसके खिलाफ, किसके सापेक्ष निकालना है? कांच के सापेक्ष। तो और स्पीड क्या हुई? चाल क्या हुई? वी डब्ल्यू ऊपर आ गया, यानी कि पानी में चाल ऊपर आ गई और ग्लास में चाल या कांच में चाल नीचे आ गई। बस उलट जाता है, ये ध्यान रखना। अब यदि हमें इसी तरह से उल्टा करना हो, अगर हमें उल्टा करना हो तो क्या होगा? अगर हमें निकालना हो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? उलट देंगे इसे, क्योंकि पहले क्या है? डब्ल्यू और बाद में क्या है? जी। तो हम इसको कर देंगे वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है, अगर हमें पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी डब्ल्यू बटे वी जी, और अगर हमें ग्लास का निकालना है पानी के सापेक्ष तो क्या करेंगे? वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। उलट देते। समझ में आ गई? ठीक है बेटा, देखो जब हम अपवर्तन पढ़ा रहे थे तो हमने तुम्हें 3 केस बताए। एक जो थी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, और एक बार सघन से विरल में, एक बार विरल से सघन में, और एक बार जब हमने बताया था कि वो अगर सीधी चली जाती है तो वो आर पार हो जाती है, बिना विचलित हुए चली जाती है। बताया था कि चाहे ये वायु है, ये कांच है, तो अगर हम इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे डालेंगे तो क्या होगा? ये सीधी निकल जाती है। वो हमने अपने प्रयोग में भी दिखाया था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है?
वो अपने मार्ग से विचलित होता है, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विचलित नहीं हुआ तो इसको हम अपवर्तन कहेंगे या नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि बाद में बताया जाएगा। तो देखो बेटा, हमने ये माना कि ये वायु है, ये कांच है, ठीक है। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन, ठीक। यही तो बताया था अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आई बराबर क्या होगा, एन इंटू साइन आर। अब जब ये 90 डिग्री पे आ रही है तो इसका अभिलंब खींचोगे तो इसके बीच अभिलंब और इसके बीच में कोण कितना होगा, शून्य। आई भी शून्य होगा, आर भी शून्य होगा, जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि जब हम अभिलंब डालते थे, जब हम उसमें अभिलंब डालते हैं, मान लो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही होती तो ऐसे जाती नहीं जाती, तो हम क्या कर रहे थे, ये अभिलंब था, अब तो ये अभिलंब के साथ ही आ रही है, तो अब इसका मतलब इसी के ऊपर आ रही है किरण, अभिलंब के ऊपर ही आ रही है, तो इसका कोण कितना होगा, जीरो। तो साइन जीरो इज इक्वल टू एन इंटू साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अपवर्तनांक जो है वो जीरो है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर हवा से कांच में आ रही है तो दोनों में कोई अंतर तो होगा, क्योंकि हमने बताया था कि वायु में सबसे तेज होती है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा म्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम अपवर्तन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो अपवर्तनांक है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से ऐसे समझो बेटा, एन इज इक्वल टू क्या है, साइन आई बटे साइन आर। अगर इसको हम साइन जीरो बटे जीरो करें तो ये क्या होगा, इसका मान जीरो बटे जीरो। जीरो बटे जीरो क्या होगा, जीरो बटे जीरो जीरो नहीं होता है, जीरो बटे जीरो जीरो नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का अपरिमित। अपरिमित का मतलब क्या होता है, अगर जैसे यहां पे तुम करो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने 125 की जीरो से गुणा करी तो वो भी जीरो आ जाएगा, 500 से गुणा करी जीरो की तो भी जीरो आ जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट, ठीक है। इनडिटरमिनेट का मतलब जिसको गिना ना जा सके, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से ये सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा अपवर्तनांक है वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये अगर सीधी निकलती है लेकिन फिर भी ये, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने मार्ग से भले ही सीधी चली गई लेकिन फिर भी ये अपवर्तन है, क्योंकि वो अपने मार्ग से भले ही विचलित नहीं हुई लेकिन फिर भी क्योंकि स्नेल का नियम इस पे लागू हो रहा है, गणितीय परिभाषा के अनुसार ये हमारी बिल्कुल अपवर्तन है, ठीक है। एक बात और समझो बेटा, ये हमारा एक कांच का गुटका है, ठीक है। अभी तक तो क्या होता था, किरण आती थी ऐसे टकराती थी, और अभिलंब से अगर सघन माध्यम है तो उसकी ओर झुक जाती थी, और अगर विरल माध्यम है तो उससे दूर हट जाती थी, ठीक है, क्योंकि उसको अपने डायरेक्शन दिशा मालूम थी कि इससे हमें किधर होना है। अब क्या है, वो अभिलंबी है, तो जब किरण ऐसे आगे टकराएगी तो अगर उसे 10 डिग्री जो है वो विचलित होना है तो 10 डिग्री किस दिशा में विचलित होगी, इस दिशा में भी 10 डिग्री विचलित हो सकती है, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, तो वो विचलित ना होके सीधे निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर मान लो तुम्हें रास्ता नहीं मालूम हो और तुम सीधे चलते चले जा रहे हो, कोई चौराहा पड़ता है तो तुम क्या करते हो, ज्यादातर सीधे ही निकलते हो, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकाश की किरण जब ना तो उसको ये मालूम है कि हम क्योंकि दिशा उसको मालूम ही नहीं है, जब दूसरे केसों में क्या था, उसे दिशा मालूम थी कि हमें अभिलंब की ओर झुकना है या अभिलंब से दूर हटना है, लेकिन इसमें तो दिशा है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या करती है, सीधे निकलती है। समझ में आई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी पूछा जा सकता है और आगे ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, भले ही ये विचलित नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये जो है वो अपवर्तन है। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों तरीके से तुम्हें सिद्ध करके दिखा। ठीक है बेटा।